हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एडुटेक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे आर, एल और सी, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं, इंडिविजुअल पढ़े थे, अलग अलग पढ़े थे कि प्रतिरोध आर को जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो उसका व्यवहार कैसा होता है। फिर एल को देखा और फिर सी को देखा, प्रेरकत्व और संधारित्र को देखा। आज इन तीनों को कंबाइन करके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे और उसको जोड़ने के बाद में उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो किस किस तरीके से फेजर डायग्राम में उसके अंतर आता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इस फाई को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कलांतर। क्या बोला जाएगा? कलांतर। और एक कलांतर क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच में कितना आगे पीछे का गैप है, दोनों के बीच का कला का अंतर कितना है, उसको बताता है। तो यहां पे फाई से आगे कौन चल रहा है तो फेजर बताता है। ये सारी बातें फेजर में देखो हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर क्या आया है बच्चों? tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर आया है। यही है। तो आगे कौन चल रहा है? तो आगे वोल्टेज चल रहा है। किससे? धारा से। कितना आगे है? फाई से आगे है। और अगर फाई आपको पूछा जाए तो फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है, कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो। तो अगर यहां पे लिखूं मैं कि एलसीआर परिपथ में, जो एलसीआर परिपथ है, कि एलसीआर परिपथ में यदि VL ग्रेटर देन VC है, क्योंकि ये कंडीशन अप्लाई की थी हमने कि प्रेरकत्व का वोल्टेज संधारित्र के वोल्टेज से क्या है बच्चों? ज्यादा है, तब वोल्टेज धारा से फाई रेडियन अग्रगामी होगा। फाई रेडियन क्या होगा बच्चों? अग्रगामी। या फिर इसका दूसरा बात भी बोली जा सकती है कि जो हमारी करंट होगी वो करंट वोल्टेज से फाई रेडियन पश्चगामी होगी। भाई या तो ये बोलो कि वोल्टेज फाई से आगे चल रहा है, या फिर दूसरा इसको बोलने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि करंट फाई से पीछे चल रही है ना। तो इसको या फिर करके क्या लिख सकते हैं? या आई वी से फाई रेडियन पश्चगामी है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर इन दोनों की समीकरण लिखी जाए तो हम लिखेंगे कि यदि VL ग्रेटर देन VC है, ये पूरा जो भी आज इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं वो L बड़ा मान के C से हमने सारे डेरिवेशन देखे हैं। और अगर C बड़ा हुआ तो उसके लिए भी अभी बता दूंगा कि क्या बेसिकली डिफरेंस रह जाएगा, बाकी आंसर सेम ही आता है ऑलमोस्ट। तो L जो है वो C से बड़ा है, तब वोल्टेज व धारा की समीकरण। तो वोल्टेज को तो अपन पहले से स्टार्टिंग से ही क्या मान के चल रहे हैं? V0 साइन ओमेगा टी, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए करंट की, तो करंट जो है वो फाई रेडियन से पीछे चल रही है। जरा ध्यान से देखिए, बार बार इस फेजर डायग्राम पर ही आ रहा हूं मैं। वोल्टेज अगर इधर जा रहा है, इसको मैंने V0 साइन ओमेगा टी मान लिया, तो जो करंट होगी वो फाई से पीछे है ना। तो पीछे है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो इसको लिखने का तरीका बड़ा आसान सा है। I इज इक्वल टू लिखोगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये फाई कितना होगा तो सिंपल सा आंसर बताओगे, tan इनवर्स फाई लिखा जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइड बाय R। ये लिखा जाएगा, फाई को कलांतर को लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है ये बात? ठीक। तो ये बेसिकली I और V के बारे में हमने पढ़ा। अब यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर C बड़ा होता, ये तो हमने स्पेशल केस ले लिया कि चलो L बड़ा था C से, तो उस केस के अंदर आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर VL माइनस VC के बराबर आया। अब लॉजिकली सोचो तो तुम्हें आंसर यहां पे मिल जाएगा कि अगर C बड़ा है तो C बड़ा है, तो बेसिकली जरा ध्यान दीजिए, हमने जहां से इस केस को लिया है, ये देखिए C बड़ा है L से। मान लीजिए एक बार के लिए भाई, या इन दोनों में से कोई एक केस होगा। तो अगर मान लीजिए C बड़ा है L से, तो C अगर बड़ा है इस L से, तो C में से L माइनस होगा, मतलब ये परिणामी किधर आ जाएगा? नीचे की ओर आएगा।
भाई ये एल को किधर लेके आओगे, नीचे लेके आओगे तो VC माइनस VL आएगा। तो VC माइनस VL के लिए लिखा जाए तो देखिए क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे स्पेशल केस वो भी ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ रहे तो पूरा फिर ढंग से ही पढ़े। यदि VC बड़ा है VL से तो उस केस में फेजर कैसे बनेगा। तो फेजर बनने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, ये आ गया हमारा VR और इधर की ओर कौन आ जाएगा, VC माइनस VL। जो L ऊपर था उसको π/2 पाई से हमने घुमा दिया तो ऋणात्मक सदिश बन गया। अब अगर बात की जाए तो अगर मैं इसको इधर की ओर शिफ्ट कर दूं तो ये बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, VC माइनस VL। जरा ध्यान से देखिए, दो वेक्टर आ गए, वेक्टर A वेक्टर B, तो वेक्टर R किधर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा वेक्टर R, ये VLCR, यही बन गया। और इस बार जरा ध्यान से देखिए, करंट तो इधर ही है, करंट तो हमेशा प्रतिरोध की दिशा में ही होती है। करंट से इस बार वोल्टेज क्या हो गया, 5 रेडियन पीछे हो गया। करंट से वोल्टेज क्या हो गया है, 5 रेडियन पीछे हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए जेड बताओ, तो जेड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जेड कैलकुलेट करने के लिए रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए क्या चेंज किया गया है। पहले क्या था, L बड़ा था C से, तो आंसर आया था XL माइनस XC। अब जरा ध्यान से देखिए, C बड़ा है L से, तो R पे तो कोई चेंज नहीं, R तो उसी दिशा में, जो भी चेंज आया वो L और C में आया है। तो अगर L को देखा जाए तो L छोटा है और C बड़ा है, तो इस केस में ऐसे बन जाएगा। और अगर बात की जाए कलांतर की, तो कलांतर की बात की जाए तो tan phi, ये tan phi बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा XC माइनस XL डिवाइड बाय R, या फिर इसको मैं tan इनवर्स की टर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा phi इक्वल टू tan इनवर्स, XC बड़ा है ना इस बार, XL डिवाइड बाय R। तो कलांतर के अगर देखोगे तो जरूर फर्क आएगा, लेकिन अगर प्रतिबाधा को देखोगे तो प्रतिबाधा जो है उसके अंदर किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आता, जेड की वैल्यू सेम आती है। क्योंकि आप चाहे यहां पे XL माइनस XC करो या XC माइनस XL करो, लेकिन है तो उन दोनों का स्क्वायर ही। तो अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लॉजिकली सोच के देखो, XC की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1 किया 1 आया, और 1 का स्क्वायर करोगे वापस 1। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 1 और यहां पे 2 होता तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 का वापस स्क्वायर करोगे प्लस 1 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जेड पे तो कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जब फाई की वैल्यू की बात की जाती है तो फाई के ऊपर काफी फर्क आता है। फाई की वैल्यू के अंदर पहले XL माइनस XC था, और अब जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है, XC माइनस XL की बात आ रही है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें ढंग से समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात, ठीक। तो ये हमारे पास में L और C जब बड़ा छोटा हो तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या होता है उसके बारे में चर्चा की है। अब देखिए इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल बढ़िया सा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपको, जैसे एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास 3 अवयव जुड़े हुए हैं, ये L है और AC, और इन तीनों को जोड़ दिया गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। प्रत्यावर्ती धारा वही 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। अगर वो आगे लिख रहा है 220 वोल्ट, तो इस 220 वोल्ट का प्यारे बच्चों क्या मतलब है, ये RMS वैल्यू है, शिखर मान नहीं है। क्योंकि जब तक मेंशन नहीं करता है तब तक अपने को क्या मान के चलना है, तब तक अपने को RMS मान के चलना है। शिखर मान तो अगर वो स्पेशली बोल दे कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर शिखर मान इतना है, तो अपन V0 लिखेंगे, वरना VRMS ही हमारे लिए सही रहेगा। क्लियर है बात। प्रतिरोध आपको मान लीजिए दिया हुआ है 40 ओम का, ठीक है। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 40 ओम का दिया हुआ है। और XL, ये XL मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30 ओम, और XC आपको दिया हुआ है 40 ओम। R की वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, R को कर लेते हैं 50 ओम। ये आपको पूरा सर्किट में ये सारी वैल्यू आपको गिवन है कि एक LCR श्रेणी क्रम संयोजन है,
और इस श्रेणी क्रम संयोजन में R की वैल्यू 50 ओम आपको गिवन है, XL की वैल्यू 30 ओम है, XC की वैल्यू 40 ओम है, और इसको किससे जोड़ा है? 220 वोल्ट के एक और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा है। तो आपको इसके अंदर पूछा क्या है? आपको इसके अंदर पूछा है, पहला क्वेश्चन, जो पहला प्रश्न पूछा है वो है Z बताओ Z कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि इसके अंदर धारा कितनी होगी, I कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है। और अगर बात की जाए तीसरी, तो वोल्टेज व धारा की समीकरण, ठीक है ना, या फिर धारा की समीकरण अपन थोड़ी बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें और भी एक टॉपिक जोड़ेंगे। वोल्टेज की समीकरण पूछ रहे, ये 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे हुए हैं कि इस सर्किट का Z कितना होगा, प्रतिबाधा कितनी है, इस सर्किट में करंट, एक करंट कौन सी पूछ रहा है, अमीटर यहां पे अगर लगा दिया जाए तो वो कितनी मापेगा, मतलब RMS करंट आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना बात पे। और तीसरा पूछ रहा है वोल्टेज की समीकरण क्या होगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखिए। Z की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, तो Z कैसे निकाले, तो Z का फॉर्मूला सबको पता चल गया है। अब Z इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही है। तो अगर बात की जाए Z की, तो सबसे पहले तो R बताओ, R कितना है, 50 है, XL 30 है और XC 40 है। तो लिखा गया Z इज इक्वल टू रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस XL कितना है, XL दिया हुआ है 30 और 40, तो ये हो गया 30 माइनस 40 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली लिखा गया Z इज इक्वल टू रूट ऑफ ये 50 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 30 में से 40 गए तो माइनस के 10 और माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 10 आ गया। तो ये बेसिकली लिखा जाए तो Z इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो Z लिखा गया रूट ऑफ 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये आ गया रूट ऑफ 2600। और इसको चाहो तो लिख सकते हो Z इज इक्वल टू रूट 26 इंटू 10 ओम, यही बन गया। ठीक, अगर रूट 26 की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो रूट 26 की जो वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास में आती है, रूट 26 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जब आप इसको पूरा ढंग से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.09 इंटू 10। तो करीब करीब ये जो है वो 51 के करीब आंसर इसका आएगा, करीब करीब अगर देखा जाए तो ये Z इज इक्वल टू आ गया 50.9 ओम, जिसको मैं करीब करीब क्या लिख सकता हूं 51 ओम कैलकुलेट करके लिख सकता हूं। तो Z कितना आ गया आपका 51 ओम। क्लियर है बच्चों। अब आगे दूसरा क्वेश्चन और इसके अंदर पूछा है, तो चलो Z तो आ गया, दूसरा पूछा है कि I कितना होगा, तो I कैसे कैलकुलेट करें। तो I निकालने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं, I कैसे कैलकुलेट करें। तो I इज इक्वल टू होता है V बाई जेड। कितना होता है बच्चों, V बाय जेड होता है। अगर मैं V की बात करूं तो V कितना दे रखा है 220 वोल्ट और Z कितना आया, तो Z आया 51 ओम। तो कैलकुलेट किया जाए तो 220 डिवाइड बाय 51, तो 220 को 51 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर आपका आएगा I इज इक्वल टू 4.3 एम्पियर। करीब करीब जो है वो 4.3 एम्पियर के करीब ये आंसर देगा। आप इसको सॉल्व करना तो 220 डिवाइड बाय 51 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.3 एम्पियर। ध्यान रखिएगा ये आरएमएस वैल्यू आई है और अपने को पूछी भी आरएमएस ही थी, क्योंकि उसने ऐसा तो कहीं मेंशन किया नहीं कि शिखर मान बताओ। शिखर मान कहा होता तो जरूर अपन इसके आगे सोचते, लेकिन अपने को आरएमएस पूछा था। फिर इसके अंदर तीसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है वो है वोल्टेज की समीकरण। तो वोल्टेज की समीकरण कैसे निकाले, तो वोल्टेज की समीकरण V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही है। तो V नॉट की वैल्यू की बात की जाए तो V नॉट कितना है, तो V नॉट तो अपने को पता ही नहीं है, जरा ध्यान से देखो। ये तो V आरएमएस पता है,
तो वी आर एम एस पता है, तो वी नॉट कैसे निकाले? बड़ा आसान सा है, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है वी नॉट बाई रूट 2, यही है। तो अगर मैं इसको वी नॉट निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू वी आर एम एस, रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? वी आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू है 220, तो वी नॉट आपका आ गया 220 रूट 2 वोल्ट। बस इसी का उपयोग अपन कर लेंगे आगे समीकरण में। तो अगर इसके आगे अगर इसके समीकरण को बनाया जाए तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 220 रूट 2, 220 रूट 2 साइन, और साइन के बाद में ओमेगा, ओमेगा के लिए आवृत्ति गिवन है क्या? जरा देखो तो, आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे दी, तो 50 हर्ट्ज दे दी तो बेसिकली क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ इंटू टी, क्योंकि आवृत्ति को अपन 2 पाई एफ, ओमेगा का दूसरा नाम 2 पाई एफ होता है। एफ अपने को 50 दिया हुआ है, तो अपना आंसर आया 220 रूट 2 साइन 2 पाई इंटू 50 टी। इसको और आगे सॉल्व करो तो 50 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो 100 आ गया। तो आपका जो लास्ट आंसर आया ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 220 रूट 2 साइन 100 पाई टी। ये वोल्टेज की समीकरण आ गई, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक बार वापस से देख लीजिए अगर किसी को समस्या है तो। सबसे पहले अपने को z निकालना था, तो z निकालने के लिए LCR परिपथ गिवन है, और LCR परिपथ गिवन है तो LCR के लिए रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सबको पता है। तो वो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो आर का स्क्वायर 50 का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी किया, तो यहां पे पता चला कि 50 का स्क्वायर 2500 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया। जब रूट निकाला तो 2600 का रूट जो आया वो 5.09, जिसको करीब करीब अपन क्या लिख सकते हैं 51 ओम, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई और करोगे तो Z की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 51 ओम आई। फिर इसके बाद में करंट निकालनी थी, तो करंट होती है V बाई जेड। तो ये V बेसिकली अपने को कौन सा गिवन है? 220 वोल्ट गिवन है। तो 220 और 51, जब 220 को 51 से डिवाइड किया 4.3 एम्पियर की करंट प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद वोल्टेज की समीकरण, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V नॉट अपने को पता नहीं था, तो V नॉट पता करने के लिए हमने बेसिकली यहां पे एक अलग से कैलकुलेशन की, जिसके अंदर वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई रूट 2। ये अपन स्टार्टिंग में जब प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी। उस आरएमएस वैल्यू को हमने यहां पे यूज में लिया है, तो वी नॉट निकाला गया, तो ये बेसिकली रूट 2 इधर चला जाएगा और आंसर आया 220 रूट 2। तो बस इसी वैल्यू को हमने यहां पे पुट किया, और जब पुट किया तो ये 220 रूट 2 साइन, और ओमेगा का दूसरा नाम 2 पाई एफ होता है। आवृत्ति अपने को 50 हर्ट्ज गिवन है, तो जब 50 वैल्यू रखी तो 50 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया तो 100 ओम हो गया, 100 पाई हो गया। और ये 100 पाई की जब वैल्यू हमने लिखी तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये आ गया। तो इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से पूरा बैकग्राउंड पूरा देखते हुए न्यूमेरिकल्स का और पूरे फॉर्मूले का बैकग्राउंड देखते हुए हमने इनको सॉल्व किया। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।